नमस्कार। इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय विमर्श में मंच पे उपस्थित कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति प्रोफेसर शरणप्पा जी, मेरे मित्र डॉक्टर एस चैत्रा जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के ट्रस्टी तथा कर्नाटक के वरिष्ठ अधिकारी श्री एम मदन गोपाल जी, हम सभी के प्रेरक आदरणीय रघुनंदन जी और यहाँ उपस्थित कई विश्वविद्यालय की आदरणीय वाइस चांसलर्स, एकेडमिशियंस, विद्यार्थी मित्र और आप सभी महानुभाव, मैं आप सबको इस ज्ञान की नगरी, बौद्धिक नगरी मैसूर में इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए, विशेष करके जब एकात्म मानव दर्शन की प्रस्फुटन की 60वीं साल हम मना रहे हैं, उस समय में ये 3 संस्था प्रज्ञा प्रवाह, ओपन यूनिवर्सिटी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन तीनों ने एक महत्वपूर्ण दायित्व निभाया है, वो भी मैसूर में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 60 साल पहले जो उद्बोधन हुई थी, जिसको हम एकात्म मानव दर्शन के रूप में हम सभी उसको अध्ययन कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इस समूह के सामने एकात्म मानव दर्शन की पहले स्थिति क्या थी? हम सभी लोग, जिसके बारे में मेरे मित्र चैत्रा जी, एक ऑल्टरनेटिव मॉडल ऑफ एजुकेशन फॉर्म, जो हमारी भारतीय सभ्यता की मूल आधार था, उन्होंने अपने एक इंटेलेक्चुअल एक्सपेक्टेशन और नैरेटिव बनाई है कि हमें पुराने धारा में जाने से हमें बहुत बड़ा आउटकम नहीं मिलेगा, हमें एक नया सृजन की आवश्यकता है। मैं उसको थोड़ा मेरे ढंग से कहूं, नया सृजन से ज्यादा इस सभ्यता को पिछले कई हजारों साल से जिस विचारों ने, जिस चिंता ने, जिस तत्व ने आगे बढ़ा रहा है, समय के हिसाब से उसकी रूप बदलता है। कभी उसको इन दिनों में पिछले 1-2 सदी में स्वामी विवेकानंद जी ने, श्री अरविंद ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, महात्मा गांधी जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और 60 साल पहले उसी विचार को दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक समय अनुयायी, आजादी के उपरांत तो उनको लगा कि एक भारतीय दार्शनिक विचार होनी चाहिए जो समाज नीति के लिए, अर्थनीति के लिए और पब्लिक पॉलिसी के लिए, राजनीति के लिए आवश्यक है। उन्होंने एकात्म मानव दर्शन की व्याख्यान किया। मित्रों, आज भी वो विषय प्रासंगिक है, मैसूर में ज्यादा प्रासंगिक है। मैं स्वभाव से अप्लाइड पार्ट की ज्यादा विश्वासी हूं। कोई भी तत्व का, कोई भी थॉट की, कोई भी प्रवाह की एक कृतिरूप रहता है, एक प्रैक्टिस रहता है। कृतिरूप सामान्य लोगों के द्वारा होती है। एक विचार को एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी एनविजन करता है। एनविजन जितना सरल भाषा में होती है, सोसाइटी, समाज उसको उतना बढ़िया से प्रैक्टिस करता है। मेरे एक अनुभव से मैं एक सामान्य तरीके से लोगों को इस विषय को रखता हूं। रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा, आचार्य तुलसी ने उसको लोक भाषा में समाज को समझाया।
ऐसे ही आज आवश्यकता है भारतीय विचार दर्शन को लोक भाषा में समझाएंगे, और उसकी ज्यादातर दायित्व तो भारत की शिक्षा जगत की है। सामान्य विद्यार्थी, सामान्य समाज जिस विषय को अभ्यास करे और उसको प्रैक्टिस में परिवर्तित करे, वही सही आवश्यकता, सही जरूरत है भारत की वैश्विक के विचार को आगे रखने के लिए। मित्रों, मैं मैसूर में एक विषय याद दिलाना चाहता हूं। आप कल्पना करिए, आज से 100 साल, जिसमें कि भारत की विचारधारा एक निरंतर प्रवाह है, समय समय से उसकी नई रूप आती है। 100 साल पहले इस धरती में क्या हो रहा था? मैसूर की राजा वाड़ियर राजवंशज कृष्णराज महाशय ने, जो आज हम पब्लिक पॉलिसी के नाते भारत में प्रैक्टिस कर, उसको 100 साल पहले इस मैसूर में उन्होंने किया था। सिंचाई, इरिगेशन की, बिजली आवश्यकता की, अर्बन फैसिलिटी की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे संस्था की एनविजन करने में, हेवी इंडस्ट्री बनाने में, या कृष्णराज सागर डैम या वाणी विलास सागर जैसे महत्वपूर्ण इरिगेशन प्रोजेक्ट को उन्होंने एनविजन किया था। और उन्होंने आदरणीय श्री एम विश्वेश्वरैया जैसे भारत की शिल्पी को प्रोत्साहित करके इस काम पे उसको इंप्लीमेंट कराया था। यह सब तब संभव हुई थी, उनको स्वामी विवेकानंद जी ने प्रेरणा दिया था। भारत आजाद होगा, मनुष्यों ने, ऋषियों ने उसको आगे देखा था, उसी को आगे बढ़ाते उन्होंने कहा जब भारत आजाद हो जाएगा, भारत की व्यवस्थाएं कैसे होगी। मैसूर महाराजा ने उसकी एक कृति रूप, एक अप्लाइड पार्ट इस मैसूर में प्रैक्टिस किया था। आज हम 100 साल के बाद स्वच्छता की बात कहते हैं, शहरों की स्वच्छता के लिए हम प्रतियोगिता करके सम्मानित करते हैं। आज भी मैसूर में हर एक रास्ता 4 लेन है। भारत में नेशनल हाईवे जब 4 लेन बनती है, मैसूर ने एक विजन की दृष्टि से, भारतीय विचार की दृष्टि से शहर कैसे होगी, शहर की पर्यावरण कैसे होगी, शहर की ग्रीनरी कैसे होगी, ये सारे चीजों को आज से 100 साल पहले सोचा था। मित्रों, यही है भारतीय जीवन दर्शन। और हमारे सामने आज चुनौती और ज्यादा है। जब हम इस कॉन्फ्रेंस को आयोजन कर रहे हैं, इसको इंटेलेक्चुअल मूवमेंट के नाते हम उसको एक प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 को भारत को विकसित भारत बनाने का एक आह्वान दिया है। यह आह्वान तब पूरा हो पाएगा अगर भारत की विचार प्रवाह में शुद्धि आएगी। मित्रों, 1026 में मोहम्मद घोरी भारत को आक्रमण किए थे। सोमनाथ मंदिर में अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री स्वतंत्रता की 1000 साल की उन्होंने उत्सव मनाने के लिए गए थे। उन्होंने इन्हीं दिनों में एक आह्वान दिया है। 1835 में तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य की एक इंस्ट्रूमेंट, उस समय की विचारक अधिकारी मैकॉले ने लंबे समय तक भारत को पराधीन करने की एक मॉडल बनाई। पिछले 200 साल ने भारत में जो सबसे ज्यादा हानि किया है, भारतीयता को जिसने सबसे ज्यादा हानि किया है, वो 1000 साल में से 800 साल में जितना हानि नहीं हुई थी, पिछले बीते 200 साल में आजादी के लगभग 80 साल के उपरांत भी हम लोग इस मैकॉले माइंडसेट से बाहर नहीं आ पाते हैं। हमारी व्यवस्था एक अभारतीय प्रणाली में हमको चलाना पड़ रहा है, जिसके बारे में राष्ट्र मनुष्य ने बीच बीच में उसके बारे में याद करवाया है। राष्ट्र मनुष्यों का, राष्ट्र पुरुषों की दायित्व रहती है, वो स्वामी विवेकानंद, शंकराचार्य जी हो, बसवन्ना हो, नारायण गुरु हो, स्वामी विवेकानंद हो या दीनदयाल जी हो। मैं उस परंपरा को आप सभी लोग
इस 3 दिन के अधिवेशन के माध्यम से सामने लाने की प्रयास किया है, अपने व्यवस्था को ठीक करने का आपने प्रयास किया है। 600 से अधिक डेलीगेट देश भर से आए हैं। हमें बताया गया 165 से ज़्यादा एकेडमिक पेपर इस अधिवेशन में आया है। पिछले साल की ब्रुत निवेदन भी किया गया, पिछले साल की एकेडमिक डिस्कोर्स की कॉम्पेंडियम भी आज लोकार्पित किया गया। एकात्म मानव दर्शन की कॉन्टेम्प्ररी इंटरप्रिटेशन के बारे में भी एक शोभित निकाला गया है। मित्रों, भारतीय विचार कोई नया नहीं होता है, ये नित्य नैमित्तिक दिनों में भी एक विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनसंघ का एक राजनीतिक आंदोलन को नेतृत्व करते हुए उन्होंने एक भारतीय विचार को एक राजनीतिक पार्टी की, ना केवल राजनीतिक पार्टी, एक विचार प्रवाह की कैसे द्योतक हो, कैटलिस्ट होगा, उन्होंने प्रयास किया था। हम सभी लोग एकात्म मानव दर्शन को अपने अपने ढंग से पढ़ने का प्रयास किया है, समझने का प्रयास किया है और उसको व्याख्यान करने का भी प्रयास किया है। मैं अगर एकात्म मानव दर्शन को मेरे तरीके से सामान्य ढंग से समझाने का कोशिश करूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने व्यक्ति को एक इकोनॉमिक एंटिटी से बियॉन्ड माना है, मानव करके माना, एक समग्रता की अंश करके माना है। आत्मीयता मनुष्य की जिंदगी की एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आत्मीयता जब एकता में परिवर्तित होती है, उसमें एकात्मता का उत्पन्न होती है और एकात्मता मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यकता की वस्तु है, आवश्यकता की मानसिक स्थिति है। दीनदयाल जी ने उसके बारे में व्याख्यान किया है, उसके बारे में हम लोगों के मार्गदर्शन किया। मैं अगर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एकात्म मानव दर्शन के बारे में कोट करते हुए कहूं, उन्होंने कहा है, सामाजिक जीवन एक नेता का कैसे होना चाहिए, भारत की लोकतंत्र और मूल्यों को कैसे जीना चाहिए, पंडित दीनदयाल जी ने एकात्म मानव दर्शन और अपना जिंदगी को उसका एक मिसाल करके बनाया है। आज मित्रों, हमें सब समय में जूझना पड़ता है, हमें किस रास्ता पे जाना चाहिए। आजादी की 1947 की उपरांत भी, जब आजादी नहीं हुई थी तब भी भारत की मनुष्यों ने अनेक इंस्टीट्यूशंस की एनविजन की, जिसके बारे में हमने आईआईसी के बारे में चर्चा किया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कोलकाता की विज्ञान अनुसंधान के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, ऐसे अनेक संस्थान, शांति निकेतन, श्री अरविंद जी के प्रयास, गांधी जी की नई तालीम की कल्पना, यह सब उन दिनों में शुरू हुई थी, जिनकी मूल आधार भारतीयता था। हमारे मन में, सबके मन में एक सहमति थी, भारत को अगर हमें आगे बढ़ानी है तो हमें हमारे मूल आधार के ऊपर बढ़ानी है। और मूल आधार क्या है? मूल आधार जीवन की दृष्टि, मनुष्यता के प्रति सोच, प्रकृति के प्रति सोच, हमारे अर्थनैतिक चिंतन। इसलिए दुनिया में जब पिछले 2 दशकों में 2 सफल तथाकथित विचार सामने आई, पूंजीवाद और समाजवाद, आज दोनों व्यवस्था दुनिया के अनेक हिस्सा में विफल होते हुए दिख रहा है। मनुष्य को शांति नहीं है। अभी अभी विश्व की जो स्थिति है, भारत की नहीं दुनिया की चुनौती बनी हुई है। दुनिया के अनेक इस इलाका में एक मौलिक विचार के अभाव से, स्वार्थ केंद्रित जीवन के कारण, यार अपने विचार के प्रति अति आग्रह के कारण, आज खाड़ी की देश में हो या पाश्चात्य के देश में हो, युद्ध की स्थिति बनी है। भारत के मूल विचार उसे परे हैं। सहवास में भारत की विचार विश्वास करती है, भातृत्व में भारत की विचार विश्वास करती है, एकात्मता में भारत की विचार विश्वास करती है। इसी को हमने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कहा।
जहां व्यक्ति, समाज, प्रकृति और ब्रह्मांड एक रूप में हमने विचार किया है। हमने उसको आइसोलेशन में नहीं देखा। मित्रों, इसकी व्यवहारिकता आज समाज जीवन में सभी क्षेत्र में, शिक्षा हो, समाज नीति हो, आचार हो, व्यवहार हो, सारे में हमारी मूल विचार कैसा है, इसके ऊपर हमारी सोच, हमारी प्रकृति के प्रति कैसे सोच हो, हमारी अर्थ व्यवहार पे कैसे सोच हो, हमारी ज्ञान के प्रति सोच कैसे हो, विज्ञान के प्रति कैसे सोच हो, ये सारे की एक दर्शन अगर हमें एकात्मकता के साथ हम नहीं देखेंगे, तब हमें एक विखंडित और विकृत सामाजिक स्थिति में हम लोगों को सामना करना पड़ेगा, जो आज विश्व एक सामग्रिकता से नहीं दिखने के कारण उनको आज एक विचित्र परिस्थिति में हम लोग समझ रहे हैं। मित्रों, हमने पिछले अभी की जो आज एक अपेक्षा की विषय रहा है कि आज की स्थिति में हमें हमारी भारत की शिक्षा नीति को एक नई भारतीय दृष्टिकोण देने के लिए कैसे प्रयास कर सकते हैं। मित्रों, पिछले लगभग 12 साल में भारत के लोगों के निर्णय के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दायित्व में एक शासन प्रणाली, सेवा प्रणाली चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दायित्व लेने के उपरांत एकात्म मानव दर्शन से अनुयायी होने के नाते उन्होंने एक शब्द लगाया, हमारी व्यवस्था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी के लिए प्रयास करने वाला व्यवस्था होगा। यानी आवर मॉडल विल बी ए सैचुरेटेड मॉडल। हमारी दायित्व समाज जीवन की सभी घटकों के लिए है। हमारी शासन प्रणाली, हमारी सेवा की प्रणाली सभी के लिए होगा। और पिछले 12 साल में हमने भारत की सभी नागरिकों के लिए, भारत की सभी प्रांतों के लिए, सभी भाषाओं के लिए, सभी प्रवाहों के लिए एक समान रूप में दृष्टिकोण अपना के हमने काम किया है। ना केवल हमारी प्रणाली भारत के लिए चिंता किया है, आवश्यकता के हिसाब से विश्व की जरूरतमंदों लोगों के लिए भी चिंता किया है। इसीलिए जब कोरोना की दुरावस्था आई है, उस समय में भारत विश्व की फार्मेसी बन गई। जब पाश्चात्य देशों ने, कई संपन्न देशों ने संसाधनों को अपने पास जकड़ कर रखने का प्रयास किया, भारत उन दिनों में पीपीई किट से लेकर वैक्सीन तक विश्व के अनेक देशों में उपलब्ध कराया। यही है भारतीय दर्शन, यही एकात्म मानव दर्शन की प्रेरित एक सरकार की प्रणाली। मैं एक दो उदाहरण और भी देना चाहूंगा। मेरे को अवसर मिला एक इकोनॉमिक मिनिस्ट्री की दायित्व प्रारंभिक रूप में देखने के लिए, पेट्रोलियम विभाग की। पेट्रोलियम विभाग मूल तो एक कमोडिटी सेंट्रिक, कच्चे तेल को आयात करना, रिफाइनिंग करना, उसको बाजार में बिक्री करना, उसकी एक प्राइस उसमें से निकलती है, वो फिक्स चीज था। लेकिन मैं एकात्म मानव दर्शन और भारतीय विचार के अनुयायी होने के कारण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सबके साथ सबके विकास मंत्र की विश्वास होने का हमारे मन में आया कि हमें इस विभाग में भी बैठ के ऐसा कुछ सोचना चाहिए जिसमें समाज में संपन्नता आएगी, एम्पावरमेंट बढ़ेगी। भारत में 5 करोड़ महिलाओं की जान चली जाती थी घरेलू प्रदूषण में। हमने उसमें योजना बनाई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देश में 10 करोड़ गरीब महिलाओं के घर में गैस कनेक्शन पहुंची। आज केवल गैस कनेक्शन नहीं पहुंची है, 4 करोड़ गरीबों की सर के ऊपर छत बनी है। 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के घर में टॉयलेट बनी है। भारत की लगभग सभी घरों में शुद्ध पानीय जल, नल में जल स्कीम पे पहुंची है। मित्रों, ये सोच इसीलिए आई, भारत में अनेकों सरकार हुए हैं, सबने काम किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ पिछले 12 साल में या अटल जी की 6 साल में काम हुई। भारत की सभी सरकारों ने समाज के लिए चिंता किया। लेकिन जब सरकार या सरकार में बैठे हुए लोग भारत के दर्शन में, विशेष करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म जीवन दर्शन से प्रेरित होते हैं, तब
एक सैचुरेटेड मॉडल की ऊपर काम करते हैं। मैंने कुछ उल्लेख आपको किया। मित्रों, इस विषय में जब प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है, आने वाले 10 साल सभी भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण है। हमें मैकॉले माइंडसेट से, साम्राज्यवादी मानसिकता से, कॉलोनियल माइंडसेट से भारत की चित्त को मुक्त करना पड़ेगा, भारत की कॉन्सेंस को मुक्त करना पड़ेगा। मित्रों, ये एक संगठन की, एक व्यक्ति की, एक समूह की दायित्व नहीं हो सकता है। भारत में एक जन आंदोलन करना पड़ेगा, भारत में एक सामूहिक एकरूपता लाना पड़ेगा, जिसमें अगर हम चुनौती को समझा पाएंगे, जिस काम पे हम सभी लोग लगे हैं, इस कॉन्फ्रेंस उस काम के लिए एक कदम आगे बढ़ता है। और मैं मानता हूं भारत की परिवर्तन की सबसे बड़ा प्रयास शिक्षा विभाग के माध्यम से होती है। आज भारत में लगभग 25 करोड़ स्कूल में विद्यार्थी है, लगभग 5 करोड़ उच्च शिक्षा और स्किल डिपार्टमेंट की विद्यार्थी है। 140 में से 30 करोड़ भारत के नागरिक विद्यार्थी अवस्था में है। उनकी पढ़ाई का पद्धति क्या होगी, उनको क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, जिस विषय में अभी चैत्रा जी उल्लेख कर रहे थे। हाँ, हमने भारत की गुरुकुल परंपरा को आगे बढ़ाते हुए संदीपनी वेद विद्यापीठ को बोर्ड की प्रारूप दिया है। उनका उसमें भी असहमति है। बोर्ड तो मैकॉले मॉडल की एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें तो नंबर है, उसमें एग्जामिनेशन है, फेल और पास है। और श्रुति और स्मृति आधारित पाठशालाओं में, गुरुकुल में 99% में भी फेल होना पड़ता है। 100% से ही उत्तीर्ण की व्यवस्था है। हमें दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। हमें इसको अमेरिका नहीं बनानी है, हमें इसको वेस्टर्न मॉडल की अनुरूप नहीं बनानी है, हमें इसको व्यवहारिक भी बनानी है। समाज जिस विषय को आज ग्रहण कर रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस विषय को ही कह रहा है। हमने कहा है, आज कुछ संभ्रांतों के अंदर, एलिट के अंदर एक भ्रम है, अगर हमारी बच्चे इंग्लिश पढ़ेंगे तभी जाके वो एम्पावर्ड होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है प्रारंभिक अवस्था में कम से कम 5वीं कक्षा तक, और अच्छा होगा 8वीं कक्षा तक, अगर हम बच्चों को अपने मातृभाषा में पढ़ाएंगे तो व्यक्ति की और बच्चे की सृजनात्मक विचार, क्रिटिकल थिंकिंग ही बन पाएगा, डिजाइन थिंकर हो पाएगा। नहीं तो वो रट्टा मारने वाला रोट लर्निंग की बाई प्रोडक्ट होगा। ये बहुत बड़ी चुनौती है। मैं शिक्षा विभाग में अगर सबसे बड़ी चुनौती किस विषय को मानता हूं, पढ़ाने की माध्यम को मानता हूं। आज भी भारत में 90% विद्यार्थी मातृभाषा में ही पढ़ते हैं। मैं दिल्ली की एड स्कूल में भी गया हूं, सीबीएसई बोर्ड स्कूल में भी गया हूं, बॉम्बे में गया हूं, बड़े बड़े शहरों में गया हूं। मैं विद्यार्थियों के बीच में जाकर समझने का कोशिश किया हूं, आपकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है। निस्संदेह बच्चे पहले कहते हैं इंग्लिश, फिर सीबीएसई स्कूल होने के बाद थोड़ी देर में कहते हैं हिंदी, फिर अगर थोड़ा मैं आगे और थोड़ा उनसे बातचीत करता हूं, मित्रता करता हूं, समझने का कोशिश करता हूं। आप घर में क्लासरूम के विषय को अपने पेरेंट्स को या बड़े भाई बहन को पूछते कि नहीं पूछते हैं? तो हम पूछते हैं, किस भाषा में पूछते हो? ना तेलुगु में पूछते हैं। दिल्ली में बहुभाषी लोग रहते हैं, किसी ने कहा मैं बंगाली में पूछता हूं, किसी ने कहा मैं ओहमिया में पूछता हूं, किसी ने कहा मैं तमिल में पूछता हूं, किसी ने कहा हमने तो पंजाबी में बात करते हैं घर में, दादाजी तो पंजाबी ही समझते हैं, उनको समझाने में पंजाबी भाषा में सहज होता है। मित्रों, इसी का नाम है एकात्म मानव दर्शन। मैंने कहा ना, मैं अप्लाइड एस्पेक्ट पे ज्यादा विश्वासी करता हूं। भारतीयता सामान्य स्कूल विद्यार्थियों कैसे समझाएंगे, उसको क्रिटिकल थिंकर कैसे बनाएंगे? भारतीय भाषा में
जिस भाषा में वो पहला शब्द सुनता है और पहला शब्द कहता है, अगर प्रारंभिक दिनों में उस भाषा में वो लिखता है और पढ़ पाता है, तब वो क्रिटिकल थी, उसकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होती है। मित्रों, आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारी समाज जीवन में, भारतीय जीवन प्रवाह में दक्षता के ऊपर महत्व दिया गया था। किताबों के ज्ञान भी चाहिए, लेकिन दक्षता क्या है? आज भारत की शिक्षा प्रणाली डिग्री सेंट्रिक हो गया है, सर्टिफिकेट सेंट्रिक हो गया है। हमारी देश में अनेक पीएचडी होते हैं। कितने पीएचडी भारत की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए होता है। इन्हीं दिनों में जिन देशों ने अर्थनैतिक प्रगति किया है, उन देशों के विद्यार्थी अपने राष्ट्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उनकी नेशनल स्ट्रैटेजी को पूरा करते हुए उन्होंने अपना शोध किया, पीएचडी किया। हमने जो इनहेरिटेंस में मैकॉले मॉडल को अपनाया, या बाद में इन दिनों में हम एक अमेरिकन मॉडल, हार्वर्ड मॉडल के पीछे हम चल रहे हैं। हमारी इसी चुनौती को हमको सामना करना पड़ रहा है। हमारी अनुसंधान, हमारी रिसर्च, हमारी शिक्षा पद्धति डिग्री सेंट्रिक होगा, ना कॉम्पिटेंस बेस्ड होगा। यही चुनौती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है व्यवस्था को हमें कॉम्पिटेंस बेस्ड करना है। पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भारत की शिक्षा प्रणाली में स्किल को, स्पोर्ट्स को, आर्ट एंड कल्चर को सब्जेक्ट बनाया है। अब एक 6वीं क्लास से आगे ये सारे हमारी सब्जेक्ट बनेंगे भारत में पहली बार। भारत में पहली बार कमाई और पढ़ाई दोनों की व्यवस्था की गई है। एनईपी ने कहा है कि मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट। आफ्टर ऑल वो बच्चा मल्टीपल टाइम एग्जिट लेके कहां जाएगा? जॉब प्लेस में जाएगा, वर्क प्लेस में जाएगा, काम भी करेगा, थोड़ा 1-2 साल काम करने के बाद फिर आके पढ़ेगा भी। पहले व्यवस्था में हमारी मैकॉले मॉडल पे या पुरानी मॉडल पे, एक बार आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट छूटे तो आपका पढ़ाई खत्म। अभी हमने नया व्यवस्था बनाया, मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्री। हमने व्यवस्था को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया। एक विद्यार्थी, आज जैसे टेक्नोलॉजी आप पहुंचा है, एआई ऐसा एक टेक्नोलॉजी आधारित विषय है जिसके बारे में ह्यूमैनिटी से लेके, कॉमर्स से लेके, स्टेम के विद्यार्थी को जानने की आवश्यकता होती है। इट्स ए हॉराइजॉन्टल टॉपिक। अगर विद्यार्थी ये सारे इंटरडिसिप्लिनरी नहीं पढ़ेगा, तब शायद आज की कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में, आज की जो नया इकोनॉमी मॉडल विश्व में चल रहा है, शायद वो उसमें खुद को मिसफिट अनुभव करेगा। इसलिए हमने नई शिक्षा नीति में भारत की आवश्यकता को ध्यान में रख के मल्टी डिसिप्लिनरी बनाई है। हमने भारत में नया क्रेडिट आर्किटेक्चर बनाई है। हमने क्वालिटी एजुकेशन पे जोर दिया है। क्वालिटी एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी आ पाएगा। भारत में 1 करोड़ स्कूल टीचर हैं। भारत में 15 लाख स्कूल हैं। भारत में 70,000 कॉलेज और यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। 15 लाख हायर एजुकेशन टीचर्स हैं। मित्रों, एक नेशनल मिशन को, नेशनल मूवमेंट को बिना टेक्नोलॉजी के आधार हम इसको पहुंच नहीं पाएंगे। टेक्नोलॉजी आज नया इक्विलाइजर है। उस इक्विलाइजर को यूज करते हुए हमें एक भारतीय मॉडल को सामने लेके आना पड़ेगा। मैं मानता हूं आज पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय रहते तो समाज को प्रबोधन करते, आप सब लोग एआई आधारित शिक्षा व्यवस्था में जाओ, टाइम अप्रोप्रिएट। आफ्टर ऑल हमारी लक्ष्य मनुष्य की अंतिम एम्पावरमेंट करना, इसको सशक्तिकरण करना। मित्रों, आज मेरा पूरा विश्वास है दुनिया की जो मॉडल, डेवलपमेंटल मॉडल आज हम लोगों के सामने है, जिसका जो विफलता देखते हुए भारत की जीवनचर्या आधारित, भारतीय विचार आधारित, भारतीय संस्कार आधारित, आज इसीलिए तो योगा दुनिया की समाधान की रास्ता बनकर आ रहा है। भारतीय विचार की जो थॉट प्रोसेस है, आज बुद्धिज्म विश्व की एक अद्भुत विचार प्रवाह है। ये तो भारतीय विचार प्रवाह है। मित्रों, इसीलिए आज हमें भारत में
एक आत्मविश्वास के साथ हमारी समाज व्यवस्था को सोचने के समय में हमारी सबकी पहला प्रयास होनी चाहिए कि भारत की शिक्षा प्रणाली को वैश्विक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमें वैश्विक नागरिक बनानी है। पर्यावरण की दायित्व अगर भारत की नई पीढ़ी, क्यों भारत में सबसे ज्यादा युवा रहते हैं, दुनिया की तुलना में सबसे ज्यादा युवा छात्र भारत में रहते हैं। आज भारत की ज्ञान प्रवाह में भारतीय उत्पन्न नागरिकों की महत्व बढ़ी है। अप्लाइड रिजल्ट क्या आएगी? वी हैव टू क्रिएट ए ग्लोबल कम्युनिटी हु बिलोंग्स टू ए सिंगल फैमिली, सिंगल थॉट प्रोसेस। द थॉट प्रोसेस विल बी वेलबींग ऑफ ह्यूमैनिटी। मनुष्य आधारित, मनुष्य की विचार फर्क हो सकता है लेकिन मनुष्यता की विचार एक हो सकता है। उसको शायद खान पीन की, पहनने की रुचि अलग हो सकती है, वो जियोग्राफी के आधार हो सकता है, क्लाइमेट कंडीशन के आधार पर हो सकता है, लेकिन संवेदनशील होगा, निर्लोभ होगा, स्नेही होगा, दायित्ववान होगा, साहसी होगा, जो भारत के विचार प्रवाह में एम्पावर्ड है। मैं मानता हूं आपकी इस 3 दिवसीय इस वर्कशॉप उसी दिशा में भारत की ज्ञान प्रवाह को, भारत की परंपरा को, जिसको आज से 60 साल पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने तात्कालिक संगठनात्मक दायित्व में रहते हुए एक मौलिक चिंतक के नाते समाज के सामने रखा था, उसी को आज हमें पुनः स्मरण करके न केवल भारत की शिक्षा व्यवस्था, समाज जीवन की सभी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के हमारे दायित्व हम निभा रहे हैं। आप सबको फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।